नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 9 विषय विज्ञान में पार्ट 2 के अभ्यास प्रश्नों को हल कराऊंगा। पार्ट 2 जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो इस पार्ट के अभ्यास प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, पेज नंबर 16 पे जो पहला प्रश्न है, क्या कह रहा है? पदार्थ से आप क्या समझते हैं? देखिए इसका उत्तर, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना मिश्रण पदार्थ कहलाता है। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा सभी कणों की रासायनिक प्रकृति समान होती है, उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो ये पदार्थ तो हम किसी को भी कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ जो हमको इस धरातल पे या जहाँ भी मिलती है, हर एक चीज़ पदार्थ है, ठीक। अब अगर बात आती है शुद्ध पदार्थ की, तो शुद्ध पदार्थ हम सिर्फ उन्हें ही कहते हैं जिन जो एक ही प्रकार के कण से मिलके बने हों और उन कणों की, यानी जिन कणों से वो मिलके बना है, उन कणों की जो रासायनिक प्रकृति है वो समान हो। हर कण की रासायनिक प्रकृति समान हो, ठीक है। तो उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहेंगे। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताइए। तो पहला देखते हैं समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से मिले होते हैं। समांगी मिश्रण कहलाते हैं जैसे नमक का विलयन या चीनी का विलयन, यानी चीनी पानी का घोल और नमक पानी का घोल, ठीक है। फिर देखते हैं विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से नहीं मिले होते, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे बालू और चीनी का मिश्रण या बालू और पानी का मिश्रण, ठीक है। ये सब क्या है? ये विषमांगी मिश्रण में आते हैं, यानी इस मिश्रण के जो अवयव हैं, इसमें घटकों को हम देख पाते हैं, ठीक है। और वहीं समांगी मिश्रण में हम घटकों को देख नहीं पाते, मिले हुए घटकों को, ठीक है। चलिए पृष्ठ संख्या 20 पे जो प्रश्न है उनको देखिए। पहला प्रश्न देखते हैं, उस पे उसका उदाहरण के साथ समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों के विभेद कीजिए। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होता है वो तो हम ऊपर देख ही चुके। अब इसका उत्तर देखते हैं, इसमें विभेद क्या कैसे करेंगे। समांगी प्रकृति क्या होती है या समांगी मिश्रण, द्रव की वह स्थिति जिसमें सभी जगह गुण समरूप हों, यानी द्रव। अब द्रव कह रहा है तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए पानी और चीनी का घोल। तो पानी और चीनी को जब हम मिला देते हैं तो आप उस घोल को चाहे ऊपर से एक चम्मच निकाल के पीजिए, चाहे नीचे से एक चम्मच निकाल के टेस्ट करेंगे, तो दोनों जगह से वो समान रूप से ही मीठा होगा, ठीक है। समान रूप से ही मीठा होगा, यानी जो कण घुले हुए हैं चीनी के उसमें, वो हर जगह समान रूप से घुले हैं, ठीक है। तो ये समांगी प्रकृति कहलाती है। जैसे चीनी का घोल सर्वत्र रूप से समान रूप से मीठा होता है, तो चीनी का घोल जो होगा, चीनी पानी का घोल, वो समांगी हो जाएगा। अब विषमांगी की बात करें अगर हम, तो विषमांगी प्रकृति क्या होगा? द्रव की वह स्थिति जिसमें एक अंश से अंश के गुण दूसरे से भिन्न हो, विषमांगी प्रकृति कहलाते हैं। अब इसको हम कह सकते हैं जैसे पानी और बालू का मिश्रण। अब कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन जो बालू है वो पानी में मिलेगा नहीं, ठीक। बालू को आप आराम से देख सकते हैं। अब मिलाने के बाद अगर आप गिलास को या जिसमें आपने बालू को मिलाया है उसको हम कुछ देर के लिए बिना हिलाए-डुलाए रख दें, तो आप कुछ देर बाद देखेंगे कि बालू जो बर्तन है उसकी पेंदी में बैठ गया है। यानी ऊपर की ओर आपको बालू नहीं मिलेगा, जबकि नीचे की ओर बालू के कण मिलेंगे। यानी बालू के कण उस पानी में समान रूप से नहीं मिले हैं, ठीक है। तो इस प्रकृति को हम कहते हैं विषमांगी प्रकृति या विषमांगी मिश्रण, इस तरह के मिश्रण को, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं इसका। विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए, यहाँ पे विलयन है, यहाँ पे कोलाइड है और यहाँ निलंबन है। तो पहले विलयन देखते हैं। यह दो या दो से अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण होता है, जाहिर सी बात है, यानी समांगी मिश्रण होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलेय के अणु दिखाई नहीं दे सकते। अब समांगी मिश्रण है, उसके अणु जो या कण जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो हमें
हम उसको देख नहीं सकते। यानी अणु का आकार लगभग 10 की घात -9 मीटर से कम होता है, यानी 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। छानकर संघटकों को पृथक नहीं किया जा सकता। चीनी पानी का घोल हम छानते हैं तो क्या चीनी अलग हो जाता है? नहीं होता। तो इसका मतलब चीनी पानी के घोल जो समांगी मिश्रण होते हैं उनको हम अलग नहीं कर सकते छानकर। उदाहरण चीनी का जलीय विलयन। ठीक है। अब कोलाइड को देखते हैं। यह सजातीय दिखने वाला होता है लेकिन विषम जातीय मिश्रण है। यानी जो कोलाइड होता है वो दिखने में तो समांगी होता है लेकिन वास्तव में वो विषमांगी मिश्रण होता है। उदाहरण के लिए जैसे दूध। ठीक है। विलेय के अणु सूक्ष्मदर्शी से दिखाई दे सकते हैं। अणु का आकार इसमें लगभग 10 की घात -6 से 10 की घात -9 मीटर के बीच होता है। तो इसमें सूक्ष्मदर्शियों से इनको बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। ठीक है। संघटकों को केवल अपकेंद्रीकरण द्वारा ही पृथक किया जाता है। जैसे दही से मक्खन निकालना, दूध से मक्खन निकालना, क्रीम निकालना। ठीक है। ये सब क्या है? अपकेंद्रण विधि के द्वारा ही हम इसका इस्तेमाल करके इनसे क्रीम और मक्खन निकाल पाते हैं। उदाहरण के लिए दूध जैसे। ठीक है। दूध हमारा क्या है? कोलाइड है। चलिए अब अगला देखते हैं निलंबन। यह किसी ठोस या विषम जातीय मिश्रण होता है जो द्रव या गैस में विक्षेपित रहता है। अब इसको हम कहते हैं सामान्य भाषा में कि ये जो हमारा है विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है। ठोस अवस्था में अणु नग्न आंखों से दिखाई दे सकते हैं। जैसे पानी और चीनी को मिला दिया सॉरी पानी और बालू को मिला दिया जाए तो हम बालू को आसानी से देख सकते हैं सामान्य आंखों से। अणु का आकार लगभग 10 की घात -6 मीटर से अधिक होता है इसीलिए हम देख पाते हैं उसे। संघटकों को साधारणतः छानकर पृथक किया जा सकता है जैसे गंदा पानी। ठीक है। तो ये अंतर होता है कोलाइड, विलयन और निलंबन में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड 100 ग्राम जल में इतने ताप पर या 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। हमको दिया क्या है? चलिए हमको दिया है सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान 36 ग्राम और जल का द्रव्यमान 100 ग्राम। ठीक है। तो सांद्रता निकालनी है तो क्या करेंगे? सांद्रता निकालने के लिए हम देखिए सबसे पहले तो हमको दिया है 36। सांद्रता निकालने का फार्मूला ही है। ठीक है। 36 अक्टो अब जो सोडियम क्लोराइड है उसको जब पानी में मिलाएंगे तो पानी तो 100 ग्राम का है, 36 ग्राम और मिला दिए तो दोनों मिलके कितना हो जाएंगे? 136। ठीक है। अब इसमें हम 100 से गुणा कर दें तो हमारा सांद्रता आ जाएगी। ठीक है। इसको हल करेंगे तो हमारा 26.5 आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे किया है। देखिए सोडियम क्लोराइड हमको दिया है इतना, जल का द्रव्यमान इतना दिया है। अब सोडियम क्लोराइड और जल को मिलाएंगे तो हमारा टोटल द्रव्यमान कुल द्रव्यमान हो जाएगा 136 ग्राम। सांद्रता का फार्मूला विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान हमारा 36 है, बटा हो जाएगा 136। ठीक, गुणे 100। तो ये हल होने पे हमारा 26.5 आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पेज नंबर 26 पे जो पहला प्रश्न है देखिए क्या कह रहा है। पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो आपस में घुलनशील हैं के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल का क्वथनांक 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतराल है। तो जाहिर सी बात है इसको हम अलग करेंगे किस विधि से? इसको हम अलग करेंगे प्रभाजी आसवन विधि से। ठीक है। उत्तर देखिए, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को जिनके क्वथनांक 25 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का अंतराल है हम प्रभाजी आसवन विधि से पृथक कर सकते हैं। प्रभाजी आसवन विधि द्रवों के अवयवों के क्वथनांक के अंतर पर आधारित होता है। इस विधि में कम क्वथनांक वाला द्रव पहले वाष्पित होकर अलग हो जाता है तथा अधिक क्वथनांक वाला द्रव आसवन फ्लास्क में बचा रहता है और ताप बढ़ाकर हम फिर उसको भी प्रभाजी आसवन विधि से अलग कर सकते हैं। जो पेट्रोलियम आयल होता है, पेट्रोलियम होते हैं, उन पेट्रोलियम से हम अलग अलग पदार्थों को प्रभाजी आसवन विधि से ही अलग करते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दें। तो देखिए दही से मक्खन हम किस विधि से अलग करते हैं? अपकेंद्रण विधि से। समुद्र से जल का नमक
या समुद्र से नमक हम वाष्पीकरण विधि से अलग करते हैं, और नमक से कपूर हम ऊर्ध्वपातन विधि से अलग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रण को पृथक किया जाता है। देखिए, क्रिस्टलीकरण विधि से हम ठोस जो होते हैं उनको हम पृथक करते हैं, शुद्ध ठोस को हम निकालते हैं, शुद्ध क्रिस्टल को प्राप्त करते हैं। क्रिस्टलीकरण विधि से मिश्रणों को पृथक करने के लिए इसे जल की न्यूनतम मात्रा में घोलकर अशुद्धियों को छान लेते हैं। इसके पश्चात विलयन को छन्नक पत्रक से ढककर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने पर हमें पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, यानी पदार्थों के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए हम क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, फिटकरी हो गया, इन आदि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका हम शुद्ध क्रिस्टल ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, पेज नंबर 27 के जो प्रश्न है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करिए। पेड़ का काटना किस प्रकार का परिवर्तन है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, जल का उबल कर वाष्पन बनना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, जल में साधारण नमक का घुलना। आगे देखते हैं, फलों से सलाद बनाना तथा लकड़ी और कागज का जलना। तो ये इतनी चीज़ें दी हुई हैं, इसमें से हमको बताना है कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो देख लेते हैं तो इसका सीधे देखिए, भौतिक परिवर्तन में आपका आ जाएगा पेड़ों को काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, जल का उबलकर वाष्प बनना, जल में साधारण नमक का घुलना, फलों से सलाद बनाना। ठीक है, ये सारे हमारे आ जाएंगे भौतिक परिवर्तन में। फिर अलमारी में जंग लगना, जल में विद्युत धारा का गुजरना तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, कागज और लकड़ी का जलना, ये सब जो है वो रासायनिक परिवर्तन में आ जाएंगी। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 2, अपने आसपास की चीज़ों को शुद्ध पदार्थ या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। अब अपने आसपास के हमारे आसपास जो चीज़ें हैं उन पे सोच विचार कीजिए, किसको आप अलग कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। तो सामान्य भाषा में कुछ चीज़ें हैं, जैसे देखिए, ऑक्सीजन, कॉपर, एल्युमिनियम आदि शुद्ध पदार्थ हैं तथा वायु, शरबत, पीतल आदि मिश्रण हैं। ठीक है, तो वायु में हमारा नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हो गए। शरबत में आपका चीनी हो सकता है, नमक हो सकता है, नींबू हो सकता है। तो ये सारी, इनमें से हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, पीतल पीतल हमारा पीतल हमारा दो चीज़ों का मिश्रण है। ठीक है, 70 और 30 के प्रतिशत में मिश्रण को मिलाया जाता है, तब जाके हमारा क्या बनता है, पीतल। ठीक है, तो ये सब क्या है, मिश्रण। और आप सोच सकते हैं कि किन किन चीज़ों को हम अलग कर सकते हैं या नहीं अलग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृष्ठ संख्या 30 पे जो प्रश्न है उनको देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे पूछे गए हैं कि ये सारे काम करने के लिए आप कौन कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। चलिए पहला देखिए क्या है, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। तो सोडियम क्लोराइड को जल से पृथक करने में हम वाष्पीकरण विधि का उपयोग कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से पृथक करने में, तो इसके लिए हम ऊर्ध्वपातन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन आयल से पृथक करना, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कार के इंजन आयल से अगर निकालना है तो हम छानना विधि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, दही से मक्खन निकालना, आप केंद्रण विधि का उपयोग करेंगे। जल से तेल निकालना, तो इसमें हम कीप विधि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कीप विधि होती है ना, जिसका उपयोग हम करते हैं जल से तेल निकालने के लिए। ठीक है, चाय से चाय पत्ती चाय से चाय पत्ती पृथक करने में हम छानना विधि का उपयोग करते हैं। बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने में चुंबकीय विधि का उपयोग करते हैं। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में हम ओसाना भी कर सकते हैं, और इसको बीनना विधि से भी हम कर सकते हैं। ठीक है,
भूसे से अगर गेहूं के दानों को अलग करना है तो ओसाना विधि से भी हम इसको अलग कर सकते हैं। फिर अब देखिए भूसे से गेहूं के दाने निकालने हैं तो मात्रा किसकी ज़्यादा है, यहाँ भूसे की ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ ओसाना करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हैवी पड़ जाएगा, भारी हो जाएगा, एक तरह से काम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको एक तरह से बीना विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, उस करने के लिए आप दोनों विधि का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को पानी से अलग करने के इसके लिए हम निथारना विधि का उपयोग कर सकते हैं कि पानी को कहीं एक स्थिर जगह पर रख देंगे तो उससे मिट्टी के कण नीचे बैठ जाएंगे और उसके बाद हम उसको पानी को छानकर अलग कर लेंगे। ठीक है, फिर पंखुड़ी की पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने में, तो इसके लिए आपने देखा होगा क्रेमेटोग्राफी होती है, क्रेमेटोग्राफी का हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, छानने की क्रिया, अपकेंद्रीय फिर की पृथक्करण, फिर छानने की क्रिया, चुंबकीय पृथक, विनोइंग, ओसाना, निथारने, क्रेमेटोग्राफी। ठीक है, तो ये सारे आपके उत्तर हो गए। अब अगला प्रश्न देखिए, चाय तैयार करने के लिए आप किन चरणों का प्रयोग करेंगे। चाय तैयार करना है तो आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे। इसमें विलयन, विलायक, विलेय, घुलनशील, घुलना, घुलनशील, अघुलनशील, घुले, फिल्ट्रेट तथा अवशेष शब्दों का प्रयोग करें। माने इन सब जो शब्द दिए हैं इन शब्दों का प्रयोग करके ही आपको सारी विधि को लिखना है। चलिए इसका उत्तर देखिए। देखिए पहले चरण में एक पीतल में एक पतीली में थोड़ा पानी, यानी पानी को हम क्या कहते हैं, विलायक, गर्म करेंगे। दूसरे चरण में एक केतली में थोड़ी चाय की पत्ती, यानी जो विलेय है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ विलेय क्या है, एक तरह से ठोस पदार्थ है, तो चाय पत्ती डालेंगे। उबलते हुए पानी की केतली डाल दें और पत्तियों को कुछ देर फूलने दें। तो चाय पत्ती डालने के बाद क्या करेंगे, उसको इंतज़ार करेंगी वो पत्तियाँ एकदम अपना रंग छोड़े उसमें फूल के, यह एक विलयन में बदल जाएगा। फिर अगले चरण में हम क्या करेंगे, एक कप में चीनी, चीनी क्या है, चीनी भी हमारा विलेय पदार्थ है। ठीक है, चाय पत्ती भी विलेय था और चीनी भी विलेय है। यहाँ पे जो विलायक है हमारा तो पानी है विलायक यहाँ पे। ठीक है, तो फिर यहाँ चीनी भी डालेंगे। फिर अगले चरण में विलयन को केतली में हिलाएंगे, यानी सब जब सब डाल लेंगे, सब मिल जाएगा तो उसको एक बार हिला के फिर क्या करेंगे, देखिए फिर छन्नी से छानकर विलयन को कप में डालेंगे। अब छन्नी से छान लें, यार छन्नक पत्र जो है ना उससे हमने जो हमारा चाय बना है उसको छान लिया हमने। 2 छोटे चम्मच दूध डालें। अब इसमें चम्मच दूध का मतलब डब्बा वाला दूध पड़ा है। ठीक है, आप वैसा गाय भैंस जिसका भी दूध है वो भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस तरह से बनाते हैं आप वैसे ही बनाइए, बस जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का प्रयोग करना है। चम्मच से मिलाएं। अब चाय आपका तैयार हो गया। चाय की पत्ती यानी अवशेष छलनी में रह जाएगी, जबकि चाय यानी छना हुआ भाग विलयन में घुल जाएगी। चीनी और दूध घुलनशील विलेय हैं, जबकि चाय की पत्ती अघुलनशील विलेय है। ठीक है, तो ये सब शब्दों का प्रयोग करके हमने सारा तरीका इसमें लिख दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलताओं को विभिन्न तापमान पर जांचा तथा नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राप्त किया। प्राप्त हुए परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है निम्नलिखित तालिका में दर्शाई है। यानी जो भी क्रिया हुई है वो 100 ग्राम जल पे हुई है, तो 100 ग्राम जल आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब ये तालिका इसने प्रयोग करके बनाई। तालिका हम देख लेंगे 243, 293, 313, 333 और 353 के केल्विन के तापमान पर सारी तालिका बनाई गई है। पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, इतने पदार्थों को लेके उसने बनाया है तालिका। अब इसमें प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न देखिए, 50 ग्राम जल। देखिए अभी प्रश्न में दिया गया है कि जितना भी प्रयोग है वो 100 ग्राम जल पे हुआ है। ठीक है, सारा प्रयोग 100 ग्राम जल पे हुआ है।
लेकिन यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है कि 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पे, तो 313 केल्विन हमारा यहाँ पे है। पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन, तो पोटेशियम नाइट्रेट हमारा यहाँ पे इस लाइन में देखेंगे तो सबसे ऊपर ही यहाँ मिल जाएगा हमको ये, ठीक। पोटेशियम नाइट्रेट मिल गया 62 को प्राप्त करने हेतु कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। अब देखिए 100 ग्राम जल पे पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा हमारी 62 थी, 62 थी, ठीक है। तो जब जल की मात्रा हमारी आधी हो गई, यानी जल 50 ग्राम हो गया, तो जो पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा होगी वो भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो जब जल हमारा आधा हो गया तो पोटेशियम नाइट्रेट हमारा आधा हो जाएगा, तो 62 का आधा कितना होता है, 31, ठीक। तो हमारा उत्तर 31 हो जाएगा। हालांकि इसको हल किया गया है, अभी हल करने का तरीका भी आप देख लेंगे। चलिए, तो पहले पहला प्रश्न ही देख लेते हैं। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तालिका के अनुसार 100 ग्राम जल पे 313 केल्विन पर 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट संतृप्त विलयन बनाने के लिए घोल है। अब 50 ग्राम के लिए हम क्या करेंगे, 50 गुणे 62 बटे 100, ये हमारा आ जाएगा 31 ग्राम, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं या सीधा 100 ग्राम का आपको दिया है तो 100 बटे 2 करेंगे, तो ये कटेगा तो 50 ग्राम, यानी 50 ग्राम पानी हो जाएगा। और 62 बटे 2 करेंगे तो ये कटने के बाद 31 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 50 ग्राम जल के लिए 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, देखिए बी वाला। प्रज्ञा 358 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड को एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है। जब विलयन ठंडा हो गया होगा तो वह क्या अवलोकित करेगा। देखिए एक विलयन ठंडा होगा जब, तो ठंडा होने पे क्या होता है, ठंडा होने पे जो होता है वो जो क्रिस्टल होते हैं वो पात्र में इकट्ठ बनने लगते हैं, और वो क्रिस्टल के जो पार्ट होते हैं, यानी जो पदार्थ होता है उसका क्रिस्टल होता है, वो एक पेदी पर इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। देखिए जब पोटेशियम क्लोराइड, अब हमें मात्रा से बहुत मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ पूछा गया है कि क्या होगा ठंडा होने पे। तो जब पोटेशियम क्लोराइड इतने केल्विन पर संतृप्त घोल को कमरे के तापमान पर, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस या 293 केल्विन, ठीक है, तक ठंडा किया गया तो उसकी विलेयता घट जाती है। जाहिर सी बात है, इसको ठंडा करेंगे तो विलेयता घटेगी, और जब गर्म करेंगे तो किसी भी पदार्थ की को हम गर्म करेंगे तो विलेयता बढ़ेगी, और ठंडा करने पे विलेयता घटती है। तो जब घटेगी तो क्या होगा, इसके क्रिस्टल पात्र की तली पर इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है। क्रिस्टलीकरण विधि में यही तो हम करते हैं, पहले तो गर्म करके खूब सारा पदार्थ उसमें घोल देते हैं विलयन में, उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तो ठंडा होने पे फिर क्रिस्टल हमको प्राप्त हो जाता है। तो वही चीज़ है कि जब विलयन ठंडा होगा तो उसमें क्रिस्टल बनने लगेंगे और उसकी विलेयता घटने लगेगी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सी क्या कह रहा है अगला प्रश्न। देखिए 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा। देखिए दो ताली, अब इसके लिए हमको तालिका देखनी पड़ेगी। तो 293 केल्विन पे कौन सा पदार्थ सबसे ज़्यादा घुलनशील है, तो आप देखेंगे ये 32 है, 36 है, 35 है, 37 है। तो 37 वाला जो है वो सबसे ज़्यादा घुलनशील है, यानी अमोनियम क्लोराइड। 293 केल्विन तापमान पर अमोनियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा घुलनशील है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हमारा हो जाएगा, देखिए 293 केल्विन पर विभिन्न लवणों की घुलनशीलता। देखिए इसमें 37 देखा था अभी आपने ऊपर टेबल में, तो अमोनियम क्लोराइड क्या हो जाएगा इसका उत्तर, यानी 293 केल्विन पर अमोनियम क्लोराइड सबसे अधिक घुलनशील होगा, ठीक है। डी वाला प्रश्न देखते हैं, डी क्या कह रहा है। देखिए डी वाले प्रश्न में कह रहा है कि तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए तापमान परिवर्तन से जो है घुलनशीलता घटती और बढ़ती है। तापमान अगर बढ़ेगा तो घुलनशीलता बढ़ेगी, तापमान अगर घटेगा तो घुलनशीलता घटेगी। चलिए इसका उत्तर देख लीजिए यहाँ पे। देखिए ठोस पदार्थों की द्रवों में घुलनशीलता ताप बढ़ने के साथ बढ़ती है, परंतु गैसों की जो द्रवों में घुलनशीलता है सामान्य ताप बढ़ने पर घटती है। देखिए
ठोस पदार्थ को अगर घुलनशीलता की बात करें, यानी ठोस पदार्थ जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, इसको पानी में अगर घोलें हम तो क्या होगा, ताप बढ़ाएंगे तो हम उनकी मात्रा ज़्यादा घोल पाएंगे, और ताप कम करेंगे तो मात्रा कम घोल पाएंगे। लेकिन गैसों के साथ थोड़ा अलग है। गैसों में जो घुलनशीलता होती है द्रवों में, वो अगर ताप बढ़ेगी तो गैस पानी में कम घुलेंगे, लेकिन अगर ताप कम होगा तो गैस पानी में ज़्यादा घुलेंगे। ठीक है, तो ये अंतर होता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ, कोलाइड और निलंबन। ये निलंबन ने नहीं है, निलंबन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इन सब के बारे में। देखिए संतृप्त विलयन क्या होता है। किसी दिए हुए तापमान पर जब उस द्रव में और अधिक विलेय पदार्थ ना घुल सके, उसे हम संतृप्त घोल कहते हैं। यानी देखिए, कच्छ ताप पर यानी 20 डिग्री सेल्सियस पर 50 ml पानी एक बीकर में लो। अब उसमें सोडियम क्लोराइड यानी नमक का थोड़ा थोड़ा करके घोलो, यानी थोड़ा थोड़ा करके उसको हम घोलेंगे पानी में। फिर क्या होगा, ध्यान रहे कि नमक तली में ना रहे। इस प्रकार नमक डालो और हिलाओ, यानी उसको मिलाते जाएंगे। एक स्थिति ऐसी आएगी कि और नमक उसमें घुलना बंद हो जाएगा। यही कच्छ ताप पर संतृप्त विलयन होगा। ठीक है, यानी कम कच्छ ताप पर जो जब कोई पदार्थ घुलना बंद कर दे तो उस कच्छ ताप, यानी कच्छ ताप क्या हो गया, निश्चित ताप, यानी उस निश्चित ताप पर जब कोई पदार्थ किसी विलायक में घुलना बंद हो जाए तो वो संतृप्त विलयन हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या होता है। वे वस्तुएं जिनका दिए गए तापमान पर रंग, रूप, संरचना, स्वाद, स्वभाव एक समान रहे और उसके हर भाग की संरचना समान हो और उसे सरल भौतिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित न किया जा सके, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। देखिए एक सामान्य भाषा में कहेंगे कि शुद्ध पदार्थ वो होते हैं कि जिनके जो कण होते हैं, एक स्थिति ऐसी आ जाए कि उनको और ना तोड़ा जा सके। ठीक है, और भौतिक विधियों से न तोड़ा जा सके, ना विभाजित किया जा सके, और उनके सभी कण समान हो और उनकी जो रासायनिक प्रकृति हो सभी कणों की वो भी समान हो। ऐसे पदार्थों को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए, एक शुद्ध पदार्थ या तो तत्व होगा या यौगिक। तत्व और यौगिक दोनों हो सकता है। जैसे तत्व की बात करें तो सोना तत्व है, वहीं अगर शुद्ध पानी की बात करें यानी H2O, तो H2O क्या है, यौगिक है, फिर भी वो शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, सोना, चांदी, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि शुद्ध पदार्थ हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं कोलाइड पे। क्या है, देखिए कोलाइड क्या है। यह एक ऐसा विषमांगी मिश्रण है। देखिए कोलाइड क्या है, विषमांगी मिश्रण है। देखने में सामांगी लगता है लेकिन असल में वो विषमांगी होता है, जिसमें विलेय व विलायक दोनों के कण समान रूप से फैले होते हैं और अधिक देर तक रखने पर भी कण नीचे नहीं बैठते, क्योंकि इनका आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होता है। कोलाइड कण परिक्षेपण माध्यम से गुजरने वाले दृश्य प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, जिसको हम एक तरह से, एक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और उसका नाम पड़ गया था टिंडल इफेक्ट। ठीक है, और जिस वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी उसको उनका नाम था टिंडल। तो कोलाइड विलयन जैसे दूध का विलयन है, दूध पानी का, तो उसमें से जब प्रकाश हम डालते हैं, प्रकाश एसिड डालते हैं उस पे, तो वो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, उनकी किरणों को फैलाते हैं। ठीक है, प्रकाश का फैलाव करते हैं। तो जब फैलाते हैं, इस प्रक्रिया को, इस क्रिया को हम कहते हैं, इस तरह की जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए इसमें दिया है दूध, स्याही, धुंध, रक्त आदि। ठीक है, चलिए अब आते हैं निलंबन क्या है। देखिए निलंबन क्या है। निम्नलिखित में से ऐसा विषमांगी मिश्रण, अब देखिए निलंबन क्या है, विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इस सामान्य निलंबन में हमको जो कण मिलाए जाते हैं, उसमें जो चीज़ें मिलाई जाती हैं वो हमको दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, जिसमें विलायक में विलेय पदार्थ घुलता नहीं है और उसके कणों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसके कण का आकार 10⁻⁵ से 10 या -6 आदि मीटर हो सकता है। ठीक है,
हालांकि सेंटीमीटर है वो भी चलेगा, ठीक है। सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, ठीक है, आप इसको मीटर कर दीजिए, से ज़्यादा होती है। अधिक देर बिना हिलाए रखने पर कण नीचे बैठ जाते हैं। जैसे चाक के पाउडर को पानी में चाक के पाउडर का पानी में विलयन, यानी जो चाक का पाउडर होता है उसका जो पानी में विलयन होगा वो कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है। क्योंकि पानी में घुल तो जाएगा चाक, लेकिन जैसे ही उसको रख देंगे किनारे हम, तो वो चाक फिर नीचे बैठ जाता है पेंदी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करके करें। सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, मिट्टी, सिरका, सन्नित चाय। इन सबको हमको अलग अलग करना है समांगी और विषमांगी मिश्रणों में। तो देखिए इसका उत्तर, समांगी मिश्रण में सोडा जल, सिरका, छन्नी चाय और बर्फ ये आ जाएंगी। विषमांगी मिश्रण में मिट्टी और लकड़ी आ जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 देखिए। आप किस प्रकार पुष्ट करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है। उत्तर देखिए इसका, रंगहीन तरल पदार्थ किसी भी भौतिक विधि द्वारा और अधिक तरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यदि इसे वाष्पित किया जाए तो शेष कुछ नहीं बचता है, इसलिए ये दिया गया तरल पदार्थ या तरल शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। यानी जल शुद्ध जल होगा तो उसको वाष्पित करेंगे तो उसकी पेंदी में कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। दिए गए तरल पदार्थ का विद्युत विच्छेदन करने पर हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आयतन के अनुसार यानी 2 और 1 का अनुपात होता है, प्राप्त होता है। अतः दिए गए तरल जल का ही एक यौगिक है। दिया गया तरल वायुमंडलीय दाब पर 373 केल्विन पर उबलता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि शुद्ध जल का क्वथनांक है। अतः दिया गया तरल जल है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमको दी गई हैं, इनमें से शुद्ध पदार्थ क्या है। बर्फ, दूध, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लोहा, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु। तो इनमें से देख लीजिए शुद्ध पदार्थ क्या है। तो शुद्ध पदार्थ है हमारा बर्फ, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा, ठीक है। ये सारी क्या चीज़ें हैं, शुद्ध पदार्थ। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखिए। निम्न मिश्रणों में से विलयन का पहचान करें। विलयन पहचानना है इसमें। मिट्टी है, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा जल, और इतनी चीज़ों में हमको पहचानना है विलयन क्या है। तो देखिए विलयन हो जाएगा हमारा समुद्री जल, वायु, सोडा जल। ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, विलयन, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो मैंने अभी आपको ऊपर एक प्रश्न आया था, वहाँ पे बताया था कि टिंडल प्रभाव क्या होता है, कहाँ दिखाई देता है। तो देखते हैं यहाँ पे, नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन, स्टार्च का विलयन। इन चारों में से किसमें आपको टिंडल प्रभाव दिखाई देगा। तो दूध तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि इसमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। और एक होता है आपका यहाँ पे स्टार्च का विलयन, तो इसमें भी टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका दूध और स्टार्च का विलयन, ठीक है। दूध हो जाएगा और स्टार्च विलयन में टिंडल प्रभाव आपको दिखाई देगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। क्या क्या दिया है देखिए, सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टिन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको दी गई हैं और इनको अलग अलग करना है, तत्व, यौगिक और सभी रूप में। तो इसका उत्तर देखिए, अभी तत्व को देखिए तो सोडियम, चांदी, टिन और सिलिकॉन ये हो जाएंगे हमारे तत्व। यौगिक की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये यौगिक हो जाएंगे। मिश्रण की बात करें तो मिट्टी, चीनी का घोल और कोयला, वायु, साबुन, रक्त ये सब क्या है, मिश्रण है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 11। क्या कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? क्या क्या दिया है? पौधे की वृद्धि, लोहे में जंग लगना, लोहे के चूड़ तथा बालू को मिलाना, खाना पकाना, भोजन का पचना, जल से बर्फ बनना, मोमबत्ती का जलना। तो इन सभी में से हमको भौतिक और रासायनिक परिवर्तन अलग अलग करना है। चलिए देखिए, इसमें सिर्फ पूछा है प्रश्न में आपका रासायनिक परिवर्तन, इनमें से हमको बताना है कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। चलिए देखिए, लोहे पर जंग लगना, भोजन का पकना, भोजन का पाचन और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, क्योंकि ये क्रिया होने के बाद हमको नया पदार्थ मिलता है, इसीलिए इनको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो ये इस पाठ के आपके सारे अभ्यास प्रश्न हल हो चुके हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये पाठ आपका समाप्त हो गया। अब अगला पाठ हम देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।